Which is starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture, we are going to discuss about the fundamental assumption by reality. That is chapter 5 of your book, that is Beyond Change Management by Dean Anderson. In the first part, we discussed about the realities, about the assumptions of about reality, and today we are going to continue our discussion. Today we are going to discuss, compare the two mindsets. First one is your industrial mindset, and the second one is your emerging mindset. The industrial mindset is the mindset that happened or used to happen in the past. यानी जो पहले हमारा एक स्पेसिफिक सोच थी रिगार्डिंग एनी सॉर्ट ऑफ रियलिटी, पास्ट में क्या थी और इमर्जिंग ट्रेंड क्या है, व्हाट इज द न्यू रियलिटी, व्हाट इज द न्यू ट्रेंड, व्हाट इज द न्यू एग्जिस्टिंग थिंग, यानी इस फिनोमिना में क्या तब्दीली आई है, इवॉल्व क्या हुआ है, क्या चीज नई इमर्ज हुई है. तो ये कंपैरिजन हमारी इंडस्ट्रियल एंड इमर्जिंग माइंडसेट है. इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि वी आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री जिसके अंदर बहुत सारी फर्म्स है. फर्म्स अपनी इंडस्ट्री तक रह के उस तक की बात सोचती है. जबकि इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है कि जिसमें आज हम 2021 में वी कैन इजीली से कि तमाम की तमाम कंपनीज जो हैं वो अपनी इंडस्ट्री से निकल के बाहर के बारे में सोच रही हैं. वो ये सोच रही हैं कि किस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट को या नई जो है ना इंडस्ट्री में इन्वॉल्व कर सकते हैं, नई इंडस्ट्री के अंदर मूव कर सकते हैं. जिसमें हम एग्जांपल क्या करते हैं कि एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में क्या था, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट अबाउट मनी, और हमने कभी टेली कम्युनिकेशन को इन्वॉल्व ही नहीं किया अपनी एक्टिविटी में. लेकिन आज हम कोई ऐसा बैंक नहीं बचा जिसके अंदर हम टेली कम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री है यानी जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं उन्हें अपने साथ इन्वॉल्व करके चीजें ना कर रहे हो. ठीक हो गया. इसके अलावा क्या है, पहले कॉन्सेप्ट होता था कि मोबाइल फोन्स वर नॉट कंसीडर्ड एज द categorizing activity. They were not doing any sort of relationship, or they were not linking with the telecommunication. यानी मोबाइल फोन बना दिए जाते थे, आप जो मर्जी सिम उसमें डालो और आप उसे यूज करो. लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हर मोबाइल कंपनी ने किसी न किसी तरीके से टेलीकम्युनिकेशन को एक खास मोबाइल नेटवर्क के साथ अपनी एक अलायंस क्रिएट किया हुआ है, एक एफिलिएशन क्रिएट किया हुआ है. इवन हमें अक्सर मोबाइल पे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आप फ्ला मोबाइल ने आपको जोंग के इतने मिनट्स मिलेंगे, इतने जीबी इंटरनेट मिलेगा. क्या है मतलब, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अलायंस इन इट. उनके साथ एक किस्म का ताल्लुक कायम हुआ हुआ है. यानी हमारी जो इमर्जिंग ट्रेंड है, इमर्जिंग माइंडसेट है, उसमें वी आर मूविंग बियॉन्ड द इंडस्ट्री. हम अपनी इंडस्ट्री से बाहर निकल के सोच रहे हैं. अब जब इंडस्ट्रियल माइंडसेट की बात करते हैं, रियलिटी एज अ ग्रेट मशीन, अब उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एक सेपरेट पार्ट्स के बारे में सोचते हैं. हम किसी एक मशीन को अगर अपने दिमाग में रखें तो एक खास पार्ट के बारे में सोचेंगे, स्पेयर पार्ट के बारे में सोचेंगे कि यार इस जगह पे हमने क्या करना है. यानी हम एक इंडस्ट्री में एक खास टेन्योर तक ही रह रहे हैं, एक खास जगह तक ही कंसीडर अपने आप को लिंक क्रिएट कर रहे हैं. जबकि अगर हम इमर्जिंग माइंडसेट में देखें, हम होलनेस के ऊपर आ रहे हैं. हम एक पार्ट के ऊपर, सेपरेट पार्ट के ऊपर नहीं बात करें, हम ओवरऑल मशीन की बात कर रहे हैं, ओवरऑल बिजनेस की बात कर रहे हैं, ओवरऑल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ओवरऑल मतलब एक्टिविटी की बात कर रहे हैं. ठीक हो गया. पावर एंड कंट्रोल. पावर एंड कंट्रोल के अंदर क्या होता है, यानी हम एक 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 अलायंस क्रिएट कर लेते हैं. हम एक ना जिस भी इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर रहे होते हैं उसके अंदर हम अपनी पावर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसी के अंदर हम कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे हमारा जो पिछला माइंडसेट था मोनोपोली का, कि आप जिस इंडस्ट्री के अंदर रहते हो बस उसी के अंदर अपनी एक मोनोपोली कायम कर लो, कोई ऐसी प्रोडक्ट ले आओ कि जिसमें आपकी वाह वाह हो जाए और उस प्रोडक्ट को आपके जो कंपेटिटर्स हो वो सिर्फ देखते रहे. लेकिन अब क्या है, को क्रिएट. हमने एक चीज तो हम जो कर रहे हैं उसके साथ हम दूसरी चीज के ऊपर भी आ गए, यानी अपनी इंडस्ट्री के अंदर डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी लेके आने दें. और एंड पार्टिसिपेट आपने अब आप ये इस पे एग्जांपल दें कि भाई पेप्सी का काम है बेवरेजेस क्रिएट करना, लेकिन व्हाई दे वर इन्वॉल्वड इन लीटर ऑफ लाइट इन रमजान. वो लीटर ऑफ लाइट गांव के अंदर पहुंच के, विलेजेस के अंदर पहुंच के उन्होंने अपना क्यों अपनी जो प्रोडक्ट है वो सेल करने लग गए हैं, या अपनी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट करने लग गए हैं कि जी अगर आप हमारी एक पेप्सी खरीदेंगे तो हम आपको एक जगह पे एक गांव के अंदर एक लाइट प्रोवाइड कर देंगे. यानी जो पार्टिसिपेशन की एक्टिविटी है ना, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज में हो, चाहे वो किसी और एक्टिविटीज में हो, चाहे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में हो. बैंकिंग सेक्टर का काम था क्रिकेट के अंदर, लेकिन एचबीएल ने पार्टिसिपेट किया इन पाकिस्तान सुपर लीग. यानी आपने अब जो ओवरऑल या होलनेस के ऊपर बात कर रहे हैं, वहां पे आप दूसरी चीजों के अंदर इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, उनके अंदर पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं. सर्टेनिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ इंडस्ट्री. एक इंडस्ट्री के अंदर सर्टेनिटी थी कि हम क्या क्या की चीजें क्या क्या मुमकिनात हैं. अब हम क्या कहते हैं,
अनसर्टेनिटी पे चले जाते हैं। हमें नहीं पता कि अगर हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया HBL PSL में तो हमें उसका रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन हमें ये पता था कि अगर हम अपनी बैंकिंग की ब्रांच एक ऐसी जगह पे खोल देंगे जहाँ पे पहले कोई ब्रांच नहीं है तो लोग हमारे कस्टमर्स को एक्सेस मिल जाएगी। लेकिन ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देना जहाँ पे आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये अनसर्टेनिटी है। सर्टेनिटी के अंदर आपको कुछ आइडिया था कि दिस मे हैपन, बट अनसर्टेनिटी में क्या है कि आपको यू विल नॉट हैव द आइडिया, यू आर अनसर्टेन अबाउट द एक्टिविटी विच यू आर गोइंग टू परफॉर्म, यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी इन पाकिस्तान सुपर लीग, HBL टुक दैट डिसीजन। और सुनने क्या था, अनसर्टेन था कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री हो कि आप एक क्रिकेट और एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हो, क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। इसके अलावा और एग्जाम्पल अगर आपको देखें तो अब इस वक्त पाकिस्तान जो है ना हमारी इंडस्ट्री है, जैसे जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल, आप देखें कोई भी नई मूवी आती है तो उसके अंदर मुख्तलिफ बैंक्स इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अल्फला बैंक इन्वेस्ट कर रहा होता है, जो है ना आपका HBL इन्वेस्ट कर रहा है, UBL इन्वेस्ट कर रहा है, हबीब बैंक इन्वेस्ट कर रहा है। यानी आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। अब आप मुख्तलिफ जगहों पे ये ट्रेंड सेट करते जा रहे हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ती जा रही है। ऑब्जेक्टिव नोएबल, आपको एक ऑब्जेक्टिव पता चलता है कि मैंने ना इंडस्ट्री के अंदर रह के ये काम करना है, जो ऑब्जेक्टिव और नोएबल की एक्टिविटी है। जबकि अब क्या हो जाता है, जब इमर्जिंग ट्रेंड आता है आप सब्जेक्टिव नेचर के ऊपर आ जाते हैं। आप कहते हैं कि मैं हर जगह अपना एक अलायंस क्रिएट कर, मिस्टीरियस एक्टिविटी, आपको नहीं पता कल को आपको ये मालूम होगा कि HBL के ने तमाम ना पाकिस्तान के अंदर कंप्यूटराइज जो है ना कंप्यूटर सॉरी जो हम एजुकेशन सेक्टर के अंदर टैबलेट्स प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया, या वो जो टैबलेट्स के ऊपर उन्होंने क्या किया है, काम शुरू करके HBL के टैबलेट्स मिल रहे हैं, वो एजुकेशन सेक्टर में मिल जाएंगे। हमें नहीं पता, एक मिस्टीरियस एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है इमर्जिंग ट्रेंड में। डिस्क्रीट इवेंट्स क्या होते हैं कि एक के बाद दूसरे इवेंट के बारे में आपको मालूम नहीं होता। यानी आप इंडस्ट्री के अंदर जब काम कर रहे होते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर रह के फिर उसी के ऊपर काम शुरू करते हैं। आपने फिर थोड़ा सा उसके बाद रहने के बाद कुछ हद से बाद आप किसी दूसरे इवेंट पे जाते हैं। जबकि इमर्जिंग माइंडसेट में आप कंटिन्यूस प्रोसेस में है, आपने कहीं रुकना नहीं है, आपने मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट करते रहना है। ये नहीं कि सिर्फ PSL पे रहेंगे HBL और बस वहीं तक रहेंगे, नहीं है, पता चलेगा कल को किसी और एक्टिविटी में लग जाएंगे। कल तक हम देख रहे थे अल्फला बैंक ने किसी एक फिल्म के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, अगले दिन वो किसी ड्रामे में करने लग जाएंगे, फिर वो कहीं पे एक थिएटर स्टार्ट कर देंगे, फिर कहीं पे रियलिटी शो स्टार्ट कर देंगे। यानी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस आ रहा है इमर्जिंग माइंडसेट के अंदर। फिर एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आया इंडस्ट्रियल माइंडसेट पे। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब इंडस्ट्रियल माइंडसेट की हम बात कर रहे होते हैं, वहां पे हम एक इंडस्ट्री के अंदर रह के उसके साथ अपना अलायंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं सोच रखते कि क्या ये चीज बाद में डिफरेंट होने लग जाएगी या नहीं। मतलब हमारी ना एक एक्टिविटी उसी इंडस्ट्री के अंदर क्रिएट होती है। जबकि एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री के अंदर क्या आता है कि एक बेतरतीबी है। बेतरतीबी इन सेंस कि आप किसी काम में लगे हैं ना, आप दूसरे काम की तरफ मूव नहीं करते, बेकायदगी है। इंट्रोपी को ऐसे उर्दू में कहते हैं बेकायदगी, यानी आपको पता ही नहीं है कि आपने कल को क्या करना है। आप जिस एक्टिविटी पे लगे हैं बस उसी पे लगे पड़े हैं, कल का आपको फिक्र नहीं है। जबकि इमर्जिंग ट्रेंड में क्या है कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, आपने मुख्तलिफ इवेंट में अपने आप को खुद ऑर्गेनाइज करके पेश करना है। यू शुड स्टार्ट टू इन्वेस्ट और यू शुड स्टार्ट टू थिंक अबाउट द अदर एक्टिविटीज एज वेल। ऑर्डर इनटू चोर्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि अगर हम इंडस्ट्रियल माइंडसेट की बात करेंगे, वहां पे एक बात यहाँ जहन में रखनी चाहिए कि कोई भी अफरा तफरी वाले का कॉन्सेप्ट नहीं है। चाउस का या डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन यूज होती है इसमें ना, कोर्स को भी, इसे कोर्स भी पढ़ा जाता है, चाउस को कोर्स का वर्ड भी यूज किया जाता है, जिसका जो उर्दू मीनिंग है ना वो अफरा तफरी है। ऑर्डर इनटू चाउस का मतलब है कि कोई एक ऑर्डर के साथ चल रहे हैं। हमें पता चलेगा कि कल को अगर कोई एक बैंक अपना एक काम करता है ना, वो किसी ना किसी तरीके से इंडस्ट्री के अंदर किसी बैंकिंग से ही रिलेट कर रहा होगा। नहीं, यानी अगर एक बैंक अपना कोई एक्टिविटी कर रहा होगा ना, वो समहाउ किसी ना किसी तरह से वो रिलेट बैंकिंग से ही करेगा। ये ऑर्डर है उनका, मतलब एक तरतीब सा एक कॉन्सेप्ट है। अफरा तफरी यानी मुख्तलिफ काम करते रहना ना, उसमें भी एक ऑर्डर क्रिएट होगा। जबकि इमर्जिंग ट्रेड में ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस का मतलब क्या है कि आप का उस अफरा तफरी के आलम से निकल के कुछ और करने की कोशिश भी आप करते रहेंगे। एक्सटर्नल कॉजेशन का मतलब का जो है ना, जो कॉजेशन का उर्दू कॉज का तो आपको वैसे ही पता होगा
के वजूहात को हम कहते हैं। जबकि जो कॉजेशन है ना आपका कॉन्सेप्ट, कॉजेशन के मतलब में हमेशा ये बात याद रखिएगा कि आपने जो है ना एक सबब होना, मतलब किसी की वजूहात, एक्सटर्नल जो वजूहात होती है ना वो इंडस्ट्रियल माइंडसेट में आती हैं। एक यानी आपको पता चल जाता है नई चीज आई है, बैंकिंग से रिलेट कर रही है, वो आपकी इंडस्ट्री में पहले से मौजूद नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं बाहर से वो चीज इसके अंदर ले आऊं। जबकि इमर्जिंग ट्रेंड में इंटरनल सोच आ जाती है कि नहीं, अगर मैंने इस इंडस्ट्री से बाहर निकलना है तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे कुछ अंदर से ही कुछ और फंड्स क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि मैं डाइवर्सिफिकेशन पे चला जाऊं। स्केर्सिटी, डर का फैक्टर बहुत ज्यादा होता है इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि आपके कंपेटिटर्स बहुत ज्यादा होते हैं। जबकि अबंडेंस का कॉन्सेप्ट होता है इमर्जिंग माइंडसेट में कि आपके किसी कंपेटिटर ने किसी बाहर वाली जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, यू वर द फर्स्ट वन टू टेक अ डिसीजन और हु टुक अ स्टेप टू गो बियॉन्ड दैट। ठीक हो गया। इसके बाद है सेपरेट पार्ट एंड होलनेस में क्या आ जाता है, जो अभी हमने सारी बातें की, द इंडस्ट्रियल माइंडसेट इज बेस्ड ऑन द कोर मेंटल मोड ऑफ रियलिटी एज अ ग्रेट मशीन। यानी कि जो हकीकत है ना वो एक बड़ी सी मशीन है, कंप्राइज्ड ऑफ सेपरेट पार्ट्स दैट डू नॉट नेसेसरी रिलेट टू और इन्फ्लुएंस वन अनदर। हर चीज सेपरेटली मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज को सेपरेट वे में लेके चलना पड़ता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये सेपरेट पार्ट्स का है, यानी ये हमारा इंडस्ट्रियल जो माइंडसेट है ना उसका है। The boundaries between the parts are most prevalent because they separate the different component and thereby provide the greatest sense of control। यहाँ पे एक बात याद में रखिएगा कि जो सेंस ऑफ कंट्रोल है ना वो बाउंड्रीज से बाहर की तरफ की एक चीज है। बाउंड्री से निकल के हम एक चीज, हम ना ये सेंस ऑफ कंट्रोल को हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने इंडस्ट्रियल माइंडसेट के ऊपर बात कर रहे होते हैं वहां पे हम सिर्फ उसी इंडस्ट्री के अंदर रह रह के बात कर रहे होते हैं, हम उसकी बाउंड्रीज के अंदर रह के काम कर रहे होते हैं। Bridges between components are few and far between the between and of lesser importance। जो ब्रिज क्रिएट हुआ है आपके अपनी इंडस्ट्री से निकल के बाहर की तरफ जाने का, वो उनके जो इंपॉर्टेंस, उसके जो कंपोनेंट्स है ना वो कुछ ही हैं, लेकिन फार बिटवीन और लेसर इंपॉर्टेंस। आप उसके अंदर जो इंपॉर्टेंस का फैक्टर है ना वो क्रिएट नहीं कर सकते। आपको क्या जरूरत है कि आप पीएसएल के अंदर इसमें इन्वेस्टमेंट करें, इस फैक्टर को आपको डिस्क्राइब करना जरा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप करना चाहते हैं उसको एक्सप्लेन करना somehow is important। दोबारा से मेरी बात समझें कि जो आपके इंडस्ट्री के अंदर काम करने लगेंगे ना आप, तो somehow that will be considered as an important factor। आप कहेंगे यार ये बड़ा जरूरी काम है, हमें इस इंडस्ट्री में रहना है, हमने ये काम करना है इसलिए वगैरह वगैरह, आप इसकी इंपॉर्टेंस को एक्सटेंसिवली इलेबोरेट कर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं इमर्जिंग ट्रेंड में, जब हम अपनी इंडस्ट्री से निकल के बियॉन्ड दैट सोचने की कोशिश करते हैं, वहां पे जो उसके कंपोनेंट्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिसीजन मेकिंग होता है ना, वो आपकी इंपॉर्टेंस को ज्यादा नहीं इलेबोरेट। आप कहते हैं आपका बैंकिंग सेक्टर में हो कि आप अपनी ये जो इस एक्टिविटी में क्यों जा रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है हमारे लिए, हमें बैंकिंग के अंदर रह के काम करें तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ये चीज होलनेस और रिलेशनशिप जो है ना इमर्जिंग माइंडसेट में, वो बड़ी मुश्किल है इलेबोरेट करना। ठीक है। पावर एंड कंट्रोल एंड को क्रिएशन एंड पार्टिसिपेट, ये अब कुछ उन्होंने ये 2 3 4 फैक्टर्स को एक साथ डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने ये दो पावर एंड कंट्रोल, सर्टेनिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, को क्रिएट एंड पार्टिसिपेट। अब इन तमाम चीजों में आपने एक बात ध्यान में रखिएगा, 3 4 फैक्टर्स में कुछ चीजें आपको ओवरऑल कंसीडर कर लेनी चाहिए, जो कि मैं पहले ही समझा चुका हूं कि इंडस्ट्रियल माइंडसेट में हम सेपरेटली हर चीजों को देख रहे होते हैं, हम अल्टीमेट फॉर्म में नहीं लेके जा सकते, हम ओवरऑल चीजों को इलेबोरेट नहीं कर रहे होते। जबकि जो हमारा इमर्जिंग माइंडसेट है उसके अंदर हम चीजों को ओवरऑल देख रहे होते हैं, ओवरऑल उसके अंदर रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे होते हैं, वहां पे पार्टिसिपेशन की एक्टिविटी हो रही होती है, वहां अनसर्टेनिटी का फैक्टर बहुत ज्यादा नुमाया होता है, और सब्जेक्टिव नेचर की बात कर रहे होते हैं। वहां पे कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि हम किसी खास फैक्टर, खास जगह, खास जो ट्रॉमा है या खास कैटेगरी है उसके ऊपर बात कर रहे हो। ठीक हो। डिस्क्रीट इवेंट्स वर्सेस कंटिन्यूअस प्रोसेस। डिस्क्रीट इवेंट्स के अंदर आपने याद रखना है कि हर एक्टिविटी दूसरी से मुख्तलिफ होगी, लेकिन विद इन द इंडस्ट्री होगी। जबकि कंटिन्यूस प्रोसेस में होगा कि हम एक जगह अपनी इंडस्ट्री से बाहर निकले, फिर हमने एक जगह जंप नहीं लगाई, हमने दूसरी जगह जंप लगाई, फिर तीसरी जगह जंप लगाई, फिर चौथी जगह जंप लगाई। हम मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट, ये एक्टिविटी अपनी क्या करते रहे, फॉरन करते गए। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा जो है ना 6 पॉइंट्स है, एंट्रोपी वर्सेस सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपने एक बात जहन में रखनी है कि जो बेतरतीबी का कॉन्सेप्ट है ना वो आपका इंडस्ट्रियल माइंडसेट में बहुत ज्यादा है, जबकि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन में हमने जब बाहर इंडस्ट्री से बाहर निकलना है ना, हमने अपनी एनर्जी को मुख्तलिफ जो है ना फैक्टर्स में इस्तेमाल करना है,
उस इनको किस तरह इस्तेमाल करना है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड वे में ही लेके चल सकते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड वे में ही उसे कंसीडर करना होगा, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड वे में ही उसे चलाना होगा, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ऑर्डर इनटू चाउस एंड चाउस आउट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है एक तरतीब में अफरा तफरी को मैनेज करना, ये इंडस्ट्रियल माइंडसेट के अंदर ये चीजें आती हैं। Causations in the industry mindset, life is seen as moving from order into chaos, यानी उन्होंने कहा कि आपने इसी इंडस्ट्री में क्योंकि रहना है, आप इसके अंदर एक ऑर्डर क्रिएट करें, आपने एक एक्टिविटी की, फिर आप दूसरी एक्टिविटी पे जाएंगे, फिर आप तीसरी एक्टिविटी में जाएंगे, फिर आप एक ऑर्डर लाजमी आएगा, अफरा तफरी चाहे रहे, मतलब ये है कि आपके कंपेटिटर्स के हिसाब से आप अपनी इसी इंडस्ट्री के अंदर चीजों को मैनेज करते जाएंगे। जबकि चाउस आउट ऑफ ऑर्डर में क्या है कि यू आर नॉट गोइंग टू कंसीडर योरसेल्फ विद इन द इंडस्ट्री, यू आर गोइंग टू मूव बियॉन्ड दैट, आपने उस इंडस्ट्री से बाहर निकलना है, आपने उसके अलावा चीजों को खुद मैनेज करने लग जाना है। आपने ये जहन में रखना है कि हमने सिर्फ एक इंडस्ट्री तक अपने आप को महदूद नहीं रखना, वी हैव टू मूव बियॉन्ड दैट, हमें बाउंड्रीज उसके बाहर तक क्रिएट करनी चाहिए। एक्सटर्नल कॉजेशंस एंड इंटरनल कॉजेशन, एक्सटर्नल कॉजेशंस का कॉन्सेप्ट कहाँ पे होता है? इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे आपके कंपेटिटर ने कोई एक्टिविटी की तब आप कहते हैं कि यार अब मुझे भी कोई एक्टिविटी करनी चाहिए। जबकि हम इमर्जिंग ट्रेंड्स के ऊपर, जब इमर्जिंग माइंडसेट पे जा रहे हैं, तब हमारे कोई कंपेटिटर उस इंडस्ट्री में गया ही नहीं है जिसमें हम मूव करके, यानी अपनी इंडस्ट्री से बाहर वाली इंडस्ट्री के अंदर हम मूव ही तब करेंगे जब तक कोई हमें इंटरनली एक सोच ना आएगी। एक्सटर्नल फैक्टर तो क्रिएट होगा नहीं एक्सटर्नल, क्योंकि आपके कंपेटिटर ने वो काम पहले कभी किया ही नहीं होगा। अगर आपके कंपेटिटर ने वो काम किया और आप फिर उसकी तरफ जा रहे हैं, ये फिर वही वाली बात है कि यू आर मूविंग, यू आर इमर्जिंग टुवर्ड्स द अदर इंडस्ट्री। लेकिन विद इन द इंडस्ट्री जब रहेंगे तब आपके क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स ही आएंगे, यानी जो आपकी कंपनी कह रही है कि जो आप कंपेटिटर्स हैं उनकी वजह से आप कोई काम कर रहे हैं। जबकि इंटर्न जो आपकी इमर्जिंग माइंडसेट है, वहां पे इंटरनल फैक्टर्स आपको बूस्ट अप करेंगे कि आप कोई एक ब्रॉड स्टेप क्रिएट करें या अच्छा सा स्टेप उठा के आप इंडस्ट्री से मूव आउट करें। स्केर्सिटी एंड अबंडेंस, स्केर्सिटी एंड अबंडेंस में क्या है वर्सेस अबंडेंस में क्या है? स्केर्सिटी में आप हमेशा अपने कंपेटिटर से डरे डरे रह के कोई काम करेंगे, आपके अंदर एक जहन में आएगा यार कहीं ये काम कंप्लीट होगा या नहीं, आप कुछ इन चीजों को मैनेज कर सकेंगे या नहीं। लेकिन अबंडेंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने तो अपनी इंडस्ट्री को एज इट इज छोड़ के अगली इंडस्ट्री के अंदर मूव कर रहे हैं, आपने इमर्ज किया अपने आप को टुवर्ड्स अ न्यू थिंग, जहां पे आपका जो डर का फैक्टर है ना वो समहाउ बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अब आपको नई सोच, नई बात को जहन में रखना होता है। द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन, अब कॉन्शियसली आप ट्रांसफॉर्म किस तरह करें उसके लिए 10 कवानीन है जो आपके जहन में होना चाहिए। पहला है होलनेस, तमाम चीजों को एज ओवरऑल लेके चलना है। आपने फाइनेंशियल फैक्टर्स को देखना है, आपने मार्केटिंग फैक्टर्स को देखना है, आपने ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर्स को देखना है, आपने अपने क्या कहते हैं जो है ना उसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले फैक्टर्स को देखना है, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फैक्टर्स को देखना है। यानी होलनेस में का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप तमाम की तमाम चीजों को कॉन्शियसली मूव कर रहे हैं, तमाम चीजों को ओवरऑल लेके चल रहे हैं, होल वे में लेके चल रहे हैं। प्रोमोट व्हाट इज बेस्ट फॉर द होल सिस्टम, वो करें जो तमाम सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। सी द सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट एज वन इंटीग्रेटेड एंटिटी, तमाम चीजों को वन देखें, यानी एक चीज ही कंसीडर करें, तमाम के तमाम फैक्टर्स को एक चीज कंसीडर करें। ये ना कहें फाइनेंशियल बेनिफिट्स या फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, नो, फाइनेंशियल, एचआर, मार्केटिंग, आईटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑल द फैक्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, एक ही तरह उनकी इंपॉर्टेंस रखें। ट्रीट इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम एज होल, वही वाली बात कि हर इंडिविजुअल कंपोनेंट को एज वन कंसीडर करें कि यार ये चीज हमारे साथ ओवरऑल चलेगी। डिजाइन वन इंटीग्रेटेड ओवरऑल चेंज, तमाम चीजों को ओवरऑल चेंज करें, ठीक हो गया। इंटरकनेक्टेडनेस, हर चीज एक दूसरे से जोड़ के रखें। फाइनेंशियल चीजों को एचआर से जोड़ें, एचआर को मार्केटिंग से जोड़ें, मार्केटिंग को आईटी से जोड़ें, आईटी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जोड़ें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फाइनेंस से वापस जोड़ें, यानी इंटरकनेक्टेडनेस क्रिएट करें। कहीं पे ये ना कहें कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, कहीं ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, जब आप हर चीज को इंपॉर्टेंट कह रहे हैं तो हर फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपने हर फैक्टर को कंसीडर करने के यार ये तमाम के तमाम फैक्टर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। अच्छा, इंटरकनेक्टेडनेस में जब आप तमाम चीजों को ओवरऑल कनेक्टेड फॉर्म में लेके चलेंगे तो आपके लिए चीजें इमर्जिंग ट्रेंड माइंडसेट में हेल्प करेंगी। थर्ड पॉइंट है मल्टी डायमेंशनल। अब इस मल्टी डायमेंशनल को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल। देन अल्लाह हाफिज।